दोस्तों अक्सर हमारी हेल्पलाइन नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमने कुछ भी गलत नहीं किया तो साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज कर दिया। क्या कारण है जो साइबर सेल किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या कारण होते हैं बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के पीछे और साथ में इसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज होना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। किसी का भी बैंक अकाउंट साइबर सेल कभी भी फ्रीज कर देता है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। चाहे आपने गेमिंग किया हो, P2P ट्रेडिंग किया हो, आपने किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव किया हो, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं या आप कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसे में आप कुछ भी फंड रिसीव करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर सेल फ्रीज कर देता है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो रीजन है साइबर कंप्लेंट। दोस्तों जब भी कोई साइबर क्राइम होता है किसी भी व्यक्ति के साथ तो ऐसे में वो साइबर कंप्लेंट फाइल कराता है। ये कंप्लेंट वो ऑनलाइन भी फाइल करा सकता है 1930 पे कॉल करके, या फिर cybercrime.gov.in पे विजिट करके भी कंप्लेंट फाइल करा सकता है, या फिर वो साइबर सेल में विजिट करके FIR फाइल करा सकते हैं। ज्यादातर 95% केसेस में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल होती है MHA पोर्टल पर और 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल होती है। दोनों ही स्थिति में साइबर सेल जब एक्शन लेता है तो कंप्लेनेंट के अकाउंट से जिस अकाउंट में फंड जाता है उन सभी अकाउंट पे या तो डेबिट फ्रीज लगाता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाया जाता है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए कि किस अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगेगा, किस पे लीन लगेगा, लेयर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। मानिए ए कंप्लेनेंट है और बी उसके संग साइबर क्राइम करने वाला साइबर क्रिमिनल है। बी ने जब ए से साइबर क्राइम किया तो ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में फंड आता है। बी इस अकाउंट से फंड विड्रॉ कैश में कभी नहीं करता है क्योंकि ऐसे में पकड़े जाने की संभावना होती है। तो वो डिफरेंट अकाउंट्स में ये फंड ट्रांसफर करता है। बी सी को ट्रांसफर करेगा, सी डी को ट्रांसफर करेगा, डी कोई अगर P2P ट्रेडर है या USDT ट्रेडर है और उसने सी से ये फंड रिसीव किया है उसको USDT सेल करके, तो उसके अकाउंट में फंड आने की वजह से उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अब आगे डी ने अगर इसी पैसे से जो उसके पास सी से आया है साइबर क्राइम का फंड, इससे आगे USDT खरीदा ई से, तो ऐसे में ई का बैंक अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। या ई ने गेमिंग में फंड लगा दिया और ये गेमिंग का फंड कहीं पे आगे किसी व्यक्ति ने जीता और उसके अकाउंट में फंड गया तो उसका अकाउंट भी आगे चल के फ्रीज हो जाएगा। यह है चेन सिस्टम और लेयर सिस्टम। इसमें कंप्लेनेंट के अकाउंट से बी के अकाउंट में जब फंड गया तो उसका लेयर फर्स्ट में फ्रीज होता है, सी का लेयर 2 में, उसके आगे जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अकाउंट फ्रीज होते जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन 3 लेयर में ज्यादातर डेबिट फ्रीज लगता है, बाकी 4, 5, 6 लेयर में केवल लीन लगता है। लेकिन साइबर सेल का कोई भरोसा नहीं है इस मामले में, वो आगे भी डेबिट फ्रीज लगा देते हैं। अब दोस्तों हाल ही में होम मिनिस्ट्री का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो है E0FIR। इसमें 10 लाख से ऊपर की अगर कोई भी कंप्लेंट होती है और उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की गई है तो भी उसको FIR में तुरंत की तुरंत कन्वर्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगर कोई केस FIR में कन्वर्ट हो गया, कंप्लेंट से FIR में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें पुलिस अधिकारी को बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर तक सीमित नहीं रहते हैं, वो किसी भी लेयर में डेबिट फ्रीज लगा सकते हैं और 35(3) का नोटिस भी किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऐसे में E0FIR साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की जो घटनाएं हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अब आपके सामने आएंगे। दोस्तों कई बार यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होता किसी भी साइबर क्राइम में, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट, सेकंड लेयर तक ही साइबर क्राइम में रोल होते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेयर में कभी भी रोल ज्यादातर नहीं होता है किसी भी व्यक्ति का। तो ऐसे में फिर भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से फ्रीज होता है कि इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए कि मेन व्यक्ति जो है वो कौन है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर साइबर सेल नोटिस भेजती है, 35(3) का नोटिस भेजती है, 94 का नोटिस भेजती है और इसमें हमें बिना बात के परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारा अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है और हमें इन्वेस्टिगेशन में इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार के किसी केस में फंस गए हैं या झंझट में फंस गए हैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। आपने अगर कोई साइबर क्राइम नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको बस प्रक्रिया को फॉलो करना है और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिटेल्स की जरूरत होती है, जैसे कि साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। ये डिटेल्स जब आपको एक बार मिल जाए तो ईजी हो जाएगा आपको अपने केस को रिप्रेजेंट करना साइबर सेल में विजिट करके या फिर किसी भी एडवोकेट के थ्रू। अब ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलती हैं? ये डिटेल्स आपको मिलती हैं आपकी बैंक से। अगर बैंक आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करे तो आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल्स ले सकते हैं। कहीं से भी डिटेल नहीं मिलती है तो घबराएं नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब डिटेल्स एक बार मिल जाए तो साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। इससे साइबर सेल वाले आपके ऊपर एक्शन तुरंत नहीं लेंगे, आपको समय मिल जाएगा अपने केस को आगे क्लियर कराने के लिए और आपको नोटिस वगैरह भी ज़्यादातर इन मामलों में इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजना चाहते, आप तुरंत की तुरंत अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको साइबर सेल विजिट करना कंपलसरी है। आप वहां विजिट नहीं करना चाहते तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब दोस्तों, चाहे आपने P2P ट्रेडिंग किया हो, गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया हो या किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव किया है, आपको बस उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइबर सेल में सबमिट करने हैं। घबराना नहीं है, P2P ट्रेडिंग कहीं से भी इलीगल नहीं है। गेमिंग में आप विक्टिम हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने गेमिंग का फंड अगर रिसीव किया है। क्रिमिनल वो लोग हैं जो गेमिंग के लिए अपने बैंक अकाउंट रेंट पे देते हैं या फिर वो किसी को गेमिंग कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो क्रिमिनल है। वहीं P2P ट्रेडिंग में अगर आप थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं, आप सामने वाले को जिससे भी आप USDT सेल कर रहे हैं और फंड रिसीव कर रहे हैं, उसकी आप डिटेल्स अपने पास नहीं रखते हैं, तो वहां पे आप अपने ट्रांजैक्शन को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप गिल्टी प्रूफ। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में साइबर सेल ऑफिसर डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करवा के आपके अकाउंट को चालू करा देते हैं। अगर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, या साइबर सेल ऑफिसर आपको अकाउंट अनफ्रीज करने की NOC नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में भी आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। कोर्ट से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, आपको अंडर सेक्शन 497 503 BNS के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, या आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट से अक्सर जो ऑर्डर होते हैं वो यही होते हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का एक बॉन्ड बना दिया जाता है, उसको होल्ड कर दिया जाता है, बाकी पूरे अकाउंट को डेबिट फीस क्लियर करने का ऑर्डर कोर्ट देता है। यहाँ दोस्तों बस एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपने अपना अकाउंट किसी को रेंट पे दिया है या फिर आपके बैंक अकाउंट का यूज किसी व्यक्ति ने, किसी साइबर क्रिमिनल ने किया है और उसमें साइबर क्राइम का फंड मंगाया है, चाहे आप जानते हो इस चीज को या नहीं जानते हो, यहाँ पे आपके लिए इश्यू हो सकता है। कोर्ट भी इसमें आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। ज्यादातर साइबर क्राइम के केसेस में इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी को विश्वास कर या लालच में अपने अकाउंट को कभी ना दें। अगर गलती से आपसे ऐसा कुछ हो गया है और साइबर सेल आपको अरेस्ट कर लेती है तो ऐसे में भी सेफ्टी के लिए प्रावधान है, आप बेल करा सकते हैं, रेगुलर बेल ले सकते हैं। अगर अरेस्टिंग नहीं हुई है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपसे वो अकाउंट लिया है एक FIR फाइल करें और एंटीसिपेटरी के लिए आप अप्लाई करें। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में भी, साथ में आपको बेल ग्रांट कराने में। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सिंटा एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड सर्कल और कम्युनिटी में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे डर का माहौल खत्म हो और लोगों को इसके बारे में वास्तविक जानकारी हो कि साइबर क्राइम से कैसे हमें सेफ रहना है और कैसे अगर हम साइबर क्राइम में फंस जाते हैं तो उससे निकलना है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।